ये पहला महाद्वीप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगा, सीक्वेंस याद रखेंगे, कॉपी में परसेंट भी लिखाया है, उसको भी देख लेंगे एक बार। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जो 29.8%, यानी 30% पर तो एशिया ही है। अप्रॉक्स 30% पर दुनिया में कौन कौन फैला हुआ है? एशिया। और इसका परसेंट जब देखेंगे तो कितना लिखेंगे? वेरी गुड, 20। तो लगभग अफ्रीका और एशिया आधी दुनिया पर कब्जा करते हैं, आप बोल सकते हैं 50%। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है साउथ अमेरिका। पहले साउथ अमेरिका, देन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो ये देख लीजिए, सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है सबको पीछे? आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे। 1 घंटे का समय लगेगा पूरा साउथ अमेरिका समझने में, ठीक है ना? नोट करने वाले फुर्ती से नोट भी करते जाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पे भी देखते जाएंगे और पूरा रिस्पॉन्स करेंगे। ये एक जगह बनाई है मैंने, सभी लोग देखेंगे, लिखने में ध्यान नहीं देंगे। सभी लोग देखें, ये जगह बनाई है, ये पनामा है। कौन सी जगह है? ये पनामा नहर है। पनामा एक कंट्री भी है, ठीक है, कैनाल है। इधर देखिए, पनामा कैनाल, ये वाला जो महासागर है, ये मेरा हाथ चल रहा है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? और इस तरफ आऊंगा तो ये प्रशांत महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन और प्रशांत पैसिफिक ओशियन, है ना? मैं पूछूंगा पनामा नहर किन दोनों को जोड़ेगी? आप बोलेंगे अटलांटिक को, अटलांटिक महासागर को प्रशांत। ये पनामा नहर है और इस पनामा नहर के जितने नीचे का पार्ट दिख रहा है यही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। आपसे पूछेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन अलग करेगा? कौन करेगा? पनामा। एक बात क्लियर। अब नीचे चलिए, नीचे चलिए, यहां पर एक जगह है, ये एक द्वीप बनाया मैंने नीचे। साउथ अमेरिका में नीचे एक द्वीप है, इसका नाम है तिएरा डेल फ्यूगो। तिएरा डेल फ्यूगो लिखते भी जाएंगे, ये लिख दिया तिएरा डेल फ्यूगो। ये द्वीप को ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? ध्यान से देखिए बोर्ड पे, ये देखिए, ये तिएरा डेल फ्यूगो है। यहां पर अर्जेंटीना आ रहा है, ये अर्जेंटीना है, अभी सारे देश बताएंगे। ये बीच में एक जगह बना रहा हूं, बीच में एक जल संधि है, जल संधि है जिसका नाम है मैगलन। कौन सी है? ये मैगलन जल संधि, इसको, इन दोनों को अलग कर रही है। तो पूछेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे साउथ में तिएरा डेल फ्यूगो है, ये तिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से किस चीज से अलग होता है? आप बोलेंगे मैगलन संधि। कौन सी संधि? तो लिख देते हैं तिएरा डेल फ्यूगो मैगलन संधि से अलग होता है। एक बात हो गई, ये मुख्य भूमि से मैगलन संधि से अलग होता है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। ये यदि पूरा महाद्वीप समाप्त हो जाएगा तो नीचे एक जगह आएगी ड्रेक जलमार्ग, ड्रेक पासेस बोलते हैं। ड्रेक पास यानी समुद्र का रास्ता है वो। ये देखिए ड्रेक जलमार्ग मैंने बनाया। अब देखिए ध्यान से, इस ड्रेक जलमार्ग के नीचे जो दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला कॉन्टिनेंट आ गया है, अंटार्कटिक आ गया है। कौन आ गया है? वो पूछेगा आपसे कि बताइए साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कैसे अलग हो रहे हैं? पनामा से। फिर वो पूछेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट से कैसे अलग हो रहा है? ड्रेक पास। कौन सा पास? ड्रेक। तो लिख दिया ड्रेक जलमार्ग या ड्रेक पासेस। ड्रेक पासेस के द्वारा ये किससे अलग होता है? अंटार्कटिक से अलग होता है, अंटार्कटिक से अलग होता है। ये दो बात बताई है मैंने। अभी सिर्फ इतना बताया है कि नॉर्थ अमेरिका से पनामा से अलग होगा और साउथ अमेरिका जो है ये अंटार्कटिका से अलग होगा ड्रेक पासेस के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसकी बॉर्डर क्या है। जरा इसकी बॉर्डर देखिए। सबसे पहले बता दें कि दुनिया का आपको मालूम है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका पूरी दुनिया के 11.9%, लगभग 12% एरिया इसके पास है, ठीक है ना, चौथे नंबर पे है। और अब देखेंगे ध्यान से, ये साउथ अमेरिका में कौन कौन आएंगे, ये सारे देशों को देखेंगे। ये मैं चित्र बना रहा हूं, पीछे आपको सबको दिख रहा है ये, ठीक है। आगे चलें, ये देखिए, अब सारे देश एक बार देखेंगे। सारे देश देखने के पहले इसकी बॉर्डर देखिए। आप बताइए, ये जो महासागर है ये तो अटलांटिक महासागर है, कौन सा है? तो आपसे पूछेगा उसके ईस्ट साइड
उसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक। ये वाला प्रशांत है। कौन सा है ये? प्रशांत। ये दोनों आपको क्लियर दिख रहे हैं। ऊपर देखेंगे, ऊपर जब मैं जा रहा हूं तो ये है तो अटलांटिक का पार्ट है। ये जो मैंने पानी बनाया है इसका नाम है कैरेबियन सागर। क्या नाम है? ये कैरेबियन सागर, ठीक है ना। कैरेबियन सागर पार्ट ऑफ अटलांटिक, मैं बता चुका हूं। अटलांटिक महासागर में ये एक सागर है कैरेबियन सागर। और आपसे पूछेगा इसके नॉर्थ में कौन सा सागर है, तो आप बोलेंगे कैरेबियन सागर। इसके ईस्ट में अटलांटिक महासागर है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, ठीक है ना। और ऊपर में एक सागर बताएंगे कैरेबियन सागर। अब देखें कि इनमें कौन कौन से देश हैं। सबसे मेन देश जो इसका है वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। जरा देखिए, अभी बोर्ड पे देखेंगे तो मैपिंग होगा, मैपिंग के बाद ही सब समझ में आएगा, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूं ब्राजील, ये ब्राजील देश बना दिया येलो कलर का आपके सामने। ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील के बारे में बहुत सारी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये वही ब्राजील है जहां पर अमेजन के घने जंगल हैं। ये वही ब्राजील है जहां पर सारा दुनिया की कॉफी, कहवा उत्पादन होता है, ठीक है ना। कॉफी का क्षेत्र यही है। साओ पालो यहाँ का कॉफी का क्षेत्र है, सेंटोस यहाँ का पोर्ट है। अभी बताते हैं सारी बात, अभी तो सिर्फ देखिए ये ब्राजील है। ब्राजील के बाद ये इसका दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट है कौन? अर्जेंटीना। अब ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे लिखा है तिएरा डेल फ्यूगो, ये भी अर्जेंटीना का ही आइसलैंड है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं तिएरा डेल फ्यूगो। कौन सी जल संधि से अलग किया था मैंने? मैगलन। कौन सी जल संधि? मैगलन। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। उसके बाद सेकंड देश कौन सा है? ठीक है ना। पॉपुलेशन की बात करूं या एरिया की बात करूं, दोनों में ब्राजील इनमें फर्स्ट है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। मगर अर्जेंटीना पॉपुलेशन में नहीं है, पॉपुलेशन में थर्ड नंबर लगता है उसका। अभी सिर्फ इतना कि पॉपुलेशन और एरिया में फर्स्ट इज ब्राजील। अब ब्राजील को जरा ध्यान से देखिए, ब्राजील को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी अर्जेंटीना मिटा रहे हैं आपको, ब्राजील के बारे में एक बात याद रखेंगे। एक देश मैंने यहां बनाया छोटा सा, इसका नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है इसका? इक्वेडोर। और एक देश हम बना रहे हैं पतला सा जो कि चिली के आकार का है, उसका नाम है चिली। ये देखिए ये पतला सा जो ऊपर से नीचे तक हमने देश बनाया, ये चिली है। कौन है? ये रहा इक्वेडोर और ये रहा चिली। यदि मैं दो देश आपसे पूछूं, ऐसे कौन से दो देश हैं जो ब्राजील को टच नहीं करते, तो वो यही दोनों देश हैं। इक्वेडोर और चिली ऐसी कंट्री है जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करती, ब्राजील की बॉर्डर को। मतलब ये कि इस दुनिया में, इस महाद्वीप में जितने बचे हुए देश हैं, सब के सब 10 देश हैं लगभग जो ब्राजील को टच करते हैं। देखिए अब सारे देशों को देखेंगे फटाफट। ये पतला सा कौन है? चिली। चिली के पास में ये अर्जेंटीना है। कौन है? तीन देश आपको याद हो गए, ब्राजील याद हो गया, चिली याद हो गया और अर्जेंटीना। अब देखिए हम नीचे से कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा। ये देखिए, ये अब मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। ये नीचे एक देश है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे के बाद बीच में जगह खाली छोड़ के ऊपर एक देश बना हुआ पराग्वे। तो इनका पेयर बनाइए, ये उरुग्वे है और ये पराग्वे। उरुग्वे और पराग्वे, नीचे उरुग्वे और ऊपर पराग्वे। पराग्वे के और ऊपर जाऊंगा तो बीचों बीच एक देश बनाए, ये बोलीविया है। कौन सा है? बोलीविया। बोलीविया के और ऊपर जाऊंगा तो पेरू है। पेरू, पेरू दिख गया आपको। और पेरू के ऊपर रहेगा इक्वेडोर। कौन सा देश रहेगा? इक्वेडोर। इतना पहले रिवाइज करेंगे फिर से। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील के नीचे छोटा सा कौन है? उरुग्वे। उरुग्वे के ऊपर पराग्वे। उरुग्वे के ऊपर पराग्वे। पराग्वे के ऊपर बोलीविया। बोलीविया के ऊपर पेरू। इतना समझ में आया? इधर है अर्जेंटीना और इधर है अर्जेंटीना और चिली। अब ध्यान से देखना, ये जो बोलीविया और पराग्वे दिख रहे हैं आपको, बोलीविया और पराग्वे एक के ऊपर एक, ठीक है ना। नीचे है पराग्वे, ऊपर बोलीविया। ये बोलीविया और पराग्वे जो मैं बोल रहा हूं, बोलीविया और पराग्वे, यही दोनों देश हैं पूरे महाद्वीप में। केवल यही दो देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। पूछेगा साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है उसके कितने देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्र हैं, यानी लैंड लॉक्ड हैं, तो क्या बोलेंगे? दो देश। कौन कौन से? हाँ आप खुद देख लीजिए। बोलीविया और पराग्वे किसी भी प्रकार से किसी समुद्र को टच कर रहे हैं क्या? नहीं, बीच में है ना, बीच में एकदम। तो दो हैं, बोलीविया और पराग्वे। देयर आर
टू लैंडलॉक्ड कंट्री इन दिस कॉन्टिनेंट, और बाकी सब समुद्र को टच कर रहे हैं। चारों तरफ से देख लो, जो समुद्र को टच ना करे, जो समुद्र की सीमा को स्पर्श ना करे, वो कौन से देश होते हैं? लैंड लॉक्ड। आगे चलेंगे, ये हो गया बोलीविया और पराग्वे। ध्यान देना क्या क्या सिखाया है। सबसे पहला ये कि बोलीविया और पराग्वे ये दोनों लैंड लॉक्ड है, और दूसरा ये चिली और इक्वेडोर, चिली और इक्वेडोर ऐसे देश हैं जो किसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं? ब्राजील को। बाकी सब पड़ोसी स्पर्श कर रहे हैं। अब ऊपर से लेके आएंगे। अब ऊपर देखिए, एक के बाद एक 5 देश याद रखना है। नंबर 1 दे रहा हूं कोलंबिया, ये कोलंबिया 1 नंबर का देश है, ठीक है। इसके बाद दे रहा हूं वेनेजुएला, ये वेनेजुएला 2 हो गए। 2 के बाद दे रहा हूं गुयाना, गुयाना उच्च भूमि 3 हो गए, गुयाना नाम है उसका। उसके बाद दे रहा हूं सूरीनाम, सूरीनाम हो गए 4, और उसके बाद दे रहा हूं फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना 5। ये 5 ऊपर बैठाएंगे ब्राजील से। अब ये पूरा महाद्वीप में एक बार रिवाइज करेंगे। पहले तो इधर से, ये जो बड़ा सा देश दिख रहा है ये कोलंबिया है। कौन सा है? देखिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात जब करते हैं तो इसकी खोज कोलंबस ने की थी। किसने की थी? और कोलंबस के नाम पर ही एक देश का नाम पड़ा है कोलंबिया। इन सभी में एक ऐसा देश है जिसका नाम उस कोलंबस के नाम पर पड़ा, जिस कोलंबस ने इस महाद्वीप की खोज की थी। तो याद रखेंगे, यह है कोलंबिया। क्लियर? दूसरा इसके पड़ोस में देश है वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला को कम नहीं समझेंगे। वेनेजुएला इस महाद्वीप का ऐसा देश है जहां पर पेट्रोलियम है। क्या है यहां पर? पेट्रोलियम की जो कंट्रीज आप उधर पढ़ते हैं उनका एक संगठन है ओपेक। कौन सा संगठन है? ओपेक। पेट्रोलियम के जो देश हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वालों का एक ग्रुप है ओपेक। इस महाद्वीप का एकमात्र देश, इस महाद्वीप का एकमात्र देश वेनेजुएला है। कौन सा है? वेनेजुएला। जो क्या उत्पादन करता है? पेट्रोल उत्पादन करता है। तो ये मैंने बता दिया, वेनेजुएला पेट्रोल के लिए जाना जाएगा, है ना। कोलंबिया कोलंबस के नाम पर रखा गया है। और इधर 3 छोटे छोटे आपको याद करना पड़ेंगे। पहला गुयाना, गुयाना, फिर सूरीनाम, और उसके बाद फ्रेंच गुयाना। गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, ये हो गए 3 देश। ये लिख दिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और गुयाना। अब एक बार काउंट कर लीजिए मेरे साथ फिर से। ब्राजील 1, ब्राजील, उरुग्वे पराग्वे 2 और 1 3, अर्जेंटीना 4, अर्जेंटीना दिख गया, चिली 5, ठीक है ना, यहां तक आ गए पराग्वे तक। बोलीविया 6, पेरू 7, इक्वेडोर 8, कोलंबिया 9, वेनेजुएला 10, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना 13। अब यहां पर एक देश छोटा सा मिलेगा, बिल्कुल वेनेजुएला से लगा हुआ, वेनेजुएला के पास में, ये ऊपर द्वीप है, द्वीप, द्वीप, त्रिनिडाड और टोबैगो, त्रिनिडाड और टोबैगो, ये देश का नाम है। इसकी कैपिटल पूछी जाती है एमपीपीएससी में। क्या कैपिटल है, कोई बताएगा? कोई बात नहीं, पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या कैपिटल है इसकी? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल पूछी जाती है। और आगे देखिए, इधर देखिए नीचे, ये द्वीप एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये पानी में पड़ा हुआ एक आइसलैंड है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ये गोला बनाया है, इसका नाम है फॉकलैंड। क्या है ये? फॉकलैंड भी साउथ अमेरिका में आ रहा है। अब मैं क्या क्या दिखा रहा हूं देखना, फॉकलैंड भी इसी में आएगा। इधर देखिए, यहां पर मैंने अभी बताया तिएरा डेल फ्यूगो, तिएरा डेल फ्यूगो, ये कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड। ये कौन सा? तिएरा डेल फ्यूगो। ये दोनों भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे। और ऊपर चलिए, मैं यहां पर एक द्वीप बना रहा हूं, गालपागोस। गालपागोस एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है जो कि इक्वेडोर का है। ये जो इक्वेडोर कंट्री दिख रही है आपको पेरू के ऊपर, ये इक्वेडोर का एक द्वीप है यहां पर दूर। गालपागोस पूछा जाता है, गालपागोस क्योंकि दुनिया में कछुओं के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कछुओं के लिए। अनेक प्रजाति की मछली और कछुए, चिड़िया, इनके लिए फेमस है, मुख्य रूप से कछुए के लिए फेमस गालपागोस द्वीप। तो ये द्वीप का नाम याद रखेंगे, एक गालपागोस हो गया है, इधर कौन सा हुआ है? फॉकलैंड, और इधर कौन सा हुआ? तिएरा डेल फ्यूगो। फिर देखिए नीचे, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका सबसे साउदर्न चीज पूछेगा, सबसे साउथ में क्या है, तो बोलेंगे हॉर्न अंतरीप। क्या बोलेंगे? हॉर्न।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में है हॉर्न अंतरीप, और हॉर्न अंतरीप के बाद ड्रेक पास चालू हो गया है, और ड्रेक पास के बाद अंटार्कटिक की सीमा लग गई। क्लियर? मैंने फिर से बता रहा हूं, सब लोग देख लो। ड्रेक पास के ऊपर जाऊंगा हॉर्न अंतरीप के थोड़ा राइट में जाऊंगा तिएरा डेल फिगो के बाद मैगलन जल संधि, मैगलन के बाद पूरा आ जाएगा मेन भूमि, और इधर राइट में कौन सा द्वीप बताया? फॉकलैंड। कौन सा बताया है? ये हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कंट्रीज। अब इसमें खास खास बातें क्या है वो देखते चलिए। सबसे पहले ये जितनी भी आपने कंट्रीज देखी है, इनमें आपने सबसे बड़ा देश कौन सा बताया है? ब्राजील। सबसे बड़ा देश एरिया में कौन सा है? ब्राजील। और एरिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट कौन है? अर्जेंटीना। एरिया में सबसे बड़ा ब्राजील, दूसरा कौन सा है? अर्जेंटीना। छोटा पूछेगा तो फॉकलैंड लगेगा। कौन सा लगेगा? फॉकलैंड। छोटे देश में फॉकलैंड लगेगा यहां पर। अब आगे चलिए। अब एक बात ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। अब ये मैंने पनामा तो बना दिया, पनामा के ऊपर तो नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका आज नहीं कल, हमको कल की क्लास में नॉर्थ अमेरिका पढ़ना है, तो हम देखो नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे क्या क्या, जरा देख लें सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे। ये येलो कलर का अलास्का है। क्या है ये? अलास्का। और ये कनाडा है। क्या है ये? कनाडा। ये यूएसए है। क्या है ये? बेटा ए मतलब अलास्का अमेरिका के पास है। किसके पास है? एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस का क्वेश्चन है। अलास्का जो प्रायद्वीप है, ये देखिए प्रायद्वीप बन रहा है, ये तीन तरफ पानी है इसके। अलास्का पेनिसुला में किसकी अथॉरिटी में है? यूएसए की। और ये कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा के बाद ये देश है मैक्सिको। कौन सा है ये देखो मैक्सिको भी मैंने बना दिया। मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका में तीन चीजों को पढ़ा जाता है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कौन कौन बोलिए? कनाडा, यूएसए और ये क्या है? अलास्का। मगर अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का। अब ध्यान देना, अब जैसे मैक्सिको आएगा उसके बाद कुछ कंट्रीज चालू होंगी, एक के बाद एक छोटी कंट्रीज बहुत सारी हैं। इन कंट्रीज को मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। देखिए, आप इसको नाम तो जल्दी से सुनते नहीं है, मगर यहां पर इन कंट्री को बोला क्या जाता है देखेंगे जरा। ये है कंट्री ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक देश है, ये बनाया मैंने मैक्सिको के जस्ट नीचे, शुरू कर रहा हूं मैं। ग्वाटेमाला एक देश है। इसके बाद ग्वाटेमाला के पास में बेलिज नाम का देश है, बेलिज। दो बना दिए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला एंड बेलिज। और नीचे आऊंगा तो एक देश है होंडुरास। कौन सा देश है? होंडुरास। और नीचे आऊंगा तो एक देश है निकारागुआ। और लेफ्ट में जाऊंगा तो एक देश है सल्वाडोर, ये सल्वाडोर। और नीचे जाऊंगा तो एक देश है कोस्टारिका। और नीचे जाऊंगा तो कंट्री आ जाएगी पनामा। अब ये घर पे प्रैक्टिस करना है, इसमें कौन कौन है। इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य अमेरिका मतलब सेंट्रल अमेरिका। अब अमेरिका तीन बनाएंगे, देखते चलना मैं क्या समझा रहा हूं। ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। ये पनामा सबसे लास्ट में बना है, लाइन खींच देते हैं। पनामा के ऊपर का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, मगर ये वाले पार्ट को हम सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल। चलिए, ये वाले तो आपको ये मालूम पड़ गए, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, ठीक है ना, सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है। इनको हटा देता हूं। अब ये इनको हटा के अब इधर चलिए। अब राइट में जरा पानी की तरफ देखते हैं। यहां पर कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है ये? फिर से बोलिए, कौन सा सागर है? मैंने अभी बताया था, इसके ऊपर में कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर में कुछ देश हैं, उन सभी देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे क्रिकेट की वेस्ट इंडीज टीम है, वेस्ट इंडीज दुनिया में कोई देश नहीं है। वेस्ट इंडीज दुनिया में कोई देश नहीं है, जब बल्कि जो जितने भी यहाँ पर कैरेबियन सागर में द्वीपीय देश हैं, आइसलैंड है, इन सभी को इंक्लूडिंग फॉर्म में समूह के रूप में वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। मतलब वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है जिसकी क्रिकेट टीम है। अब यदि देखें कि वेस्ट इंडीज में किसको किसको रखेंगे, तो देखिए कैसे रखेंगे। ये एक देश है क्यूबा। कौन सा है? क्यूबा। क्यूबा के पास में आएगा हेती। क्यूबा के पास में एक देश आएगा हेती। हेती के लेफ्ट में जाएंगे तो जमैका एक देश आएगा, है ना। ये क्यूबा, इसके बाद हेती, इसके बाद जमैका मतलब डोमिनिकन गणराज्य रिपब्लिक, यहाँ पर एक देश है। उसके बाद जाएंगे प्यूर्टो रिको अटलांटिक में सबसे डेप्थ पॉइंट बताया था मैंने, याद है? प्रशांत महासागर का डेप्थ पॉइंट मेरियाना, अटलांटिक का प्यूर्टो रिको और हिंद महासागर का सुंडा, याद आ रहा है? तीनों का डेप्थ पॉइंट। तो ये रहा प्यूर्टो रिको, ठीक है ना।
ये आ गए अपन, और ये रहा बारबाडोस, बारबाडोस ये यहां तक आ गए। इन सभी को मिलाकर वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। अब इतना बता क्यों रहे हैं? देखिए, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको तीन चीजें आज मालूम पड़ी कि नॉर्थ अमेरिका कहां से माना जाता है? पनामा से। कहां से माना जाता है? पनामा से। अब देखेंगे, अब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पनामा, अब मैं जब भी पूछूंगा पनामा के ऊपर और मेक्सिको के नीचे, इस गोले को आप बोलेंगे मध्य अमेरिका। क्या बोलेंगे? फिर मैं जब भी पूछूंगा ये पानी में जो चली आ रही है पूरी पट्टी, इसको आप बोलेंगे वेस्ट इंडीज। क्या बोलेंगे? अब देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ, इसको नॉर्थ अमेरिका बोल सकते हैं, इसको मध्य अमेरिका बोल सकते हैं, इसको वेस्ट इंडीज बोल सकते हैं, इसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। क्लियर? अब देखना, अब एक बात बताओ, क्या आप सभी ने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में एक लाइन आपके पास आई होगी? कौन सी लाइन? जब भी आप कुछ पढ़ते थे तो आप बोलते थे ये शब्द एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? सुना आपने? लैटिन। ये लैटिन क्या होता है? लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है। लैटिन का कारण देखिए, इस क्षेत्र को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। लैटिन अमेरिका क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। लैटिन अमेरिका होता है ये पूरा महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप बनाया मैंने? साउथ अमेरिका महाद्वीप पूरा ले लिया। क्लियर? उसके बाद ले लो पूरा वेस्ट इंडीज। क्या ले लो? वेस्ट, ये वेस्ट इंडीज ले लिया। और उसके बाद ले लो ये मध्य अमेरिका, ये एक और ये दोनों मेरी उंगली रखी है, काय काय पे रखी? वेस्ट इंडीज और सेंट्रल अमेरिका। ये दोनों पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों उत्तरी अमेरिका में आते हैं। मगर यदि लैटिन अमेरिका आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, इंटरव्यू में कि लैटिन अमेरिका क्या है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट इंडीज और सेंट्रल अमेरिका। इन दोनों को यदि मैं साउथ में मिला दूं तो ये सब मिलकर क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका में कौन कौन आएगा? दक्षिण अमेरिका आएगा और मध्य अमेरिका आएगा और वेस्ट इंडीज आएगा। क्लियर? क्लियर? अब आप जो पढ़ते हैं कि ये एक लैटिन शब्द है, क्यों? देखिए, लैटिन एक भाषा है, बहुत पुरानी, रोम वासियों की भाषा है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। देखिए, ये रहा आपका इटली, इटली ये रहा। देखिए, यहां पर पुर्तगाल में, स्पेन में, यहां पर ये भाषा चलती थी। तो ध्यान देंगे, ये यहां पर, यहां के बहुत सारे लोग यहां आए, इस तरफ आए। बहुत सारे यूरोप के, स्पेन और पुर्तगाल के लोग यहां आ गए। ठीक है ना? जैसे आपकी हिंदी भाषा है, बंगला है, आपकी मैक्सिमम भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। किससे हुआ है? वैसे दुनिया की कई भाषाएं हैं जिनका जन्म लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन एक पुरानी भाषा है जिससे पुर्तगीज भाषा का जन्म हुआ, स्पेनिश का जन्म हुआ, फ्रेंच का जन्म हुआ, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत से हुआ। तो ये जो लोग थे पुर्तगाल और स्पेन के, जो लोग यहाँ आ गए, वो लोग लैटिन बोलने लगे और उन लोगों को भी लैटिन बोला जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा लैटिन है, उसी के नाम से आप इसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। मतलब जिन जिन देशों में ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिसका जन्म किससे हुआ है? लैटिन भाषा से, वो सब क्षेत्र क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। अभी तो इतना नॉलेज के लिए कि लैटिन अमेरिका इज इक्वल टू साउथ अमेरिका, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ये लैटिन अमेरिका के लिए याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारे इसमें साउथ अमेरिका में क्या क्या हमको पढ़ना है। आपको हमने बता दिया है, सबसे पहले ब्राजील के बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्राजील के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? खास खास चीजें बता देते हैं ब्राजील के बारे में। ये ब्राजील है, जिसको नोट करना है नोट करते चलेंगे। ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बात करें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या फिर अकॉर्डिंग टू एरिया, दोनों में ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। दूसरी बात ब्राजील के बारे में बोल रहे हैं ना, ब्राजील के बारे में चिली, ये लिखा चिली और ये लिखा इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर को छोड़कर लगभग 10 देशों की, सभी देशों की बॉर्डर ब्राजील को टच करती है। ये भी आपको याद रखना है, चिली और इक्वेडोर ब्राजील को टच नहीं करते। बाकी लगभग जितने भी देश मैंने आपको दिखाए, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना, सभी लोग किसको टच करेंगे? ब्राजील को। और ब्राजील के बारे में आपको बता दें, इस महाद्वीप, पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं, पूरे महाद्वीप में, इस कॉन्टिनेंट में सबसे मुख्य जो फसल है वो कैश क्रॉप से कॉफी। कौन सी है? कॉफी। यदि आप इक्वेटर के आसपास देखें, जरा ध्यान से देखें, मैं कुछ बनाना चाह रहा हूं। ये जा रही 0 डिग्री की लाइन,
ये 0 डिग्री की लाइन है, मतलब ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? इक्वेटर लाइन है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, ये जा रही है 23.5, 23.5। ये देखिए, ये इक्वेटर लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये इक्वेटर है। लिख देते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ये कौन सी है? मकर रेखा। कौन सी रेखा? वो पूछेगा कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट लाइन साउथ अमेरिका से निकलती है। आप बोलेंगे इक्वेटर भी निकलता है और मकर भी निकलता है। इसमें ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे इक्वेटर भी निकल रहा है और मकर रेखा भी निकल रही। ये लिख दिया, इक्वेटर यहां से निकला ब्राजील से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां से निकला ब्राजील से। ये दोनों याद रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे जब हम अर्थ पे समझाते हैं। देखिए, जब हम अर्थ पे बात करते हैं 0 से 23, 0 से 23 ऊपर ट्रॉपिक ऑफ ये कर्क रेखा तक और नीचे मकर, ये जो क्षेत्र है इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 से 23.5, 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, इसको ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंध बोलते हैं। फिर 23.5, 23.5 से 66.5, इसको टेम्परेट बोलते हैं, समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं? अब आप खुद देखिए, आप खुद देख के बताइए कि ये जो है, ये वाला बेल्ट है, ये पूरा कैसा हो गया? ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल हो गया ना, 0 से कहां तक आया है? मकर रेखा तक। और मकर रेखा के नीचे ये बेल्ट कैसा हो गया? टेम्परेट। तो आपसे पूछेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, तो आप बोलेंगे इसमें ट्रॉपिकल बेल्ट भी आता है और टेम्परेट, मतलब इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध में भी पड़ता है और समशीतोष्ण में भी पड़ता है। उष्ण में भी पड़ता है और समशीतोष्ण का मतलब पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। और ट्रॉपिकल का मतलब भी समझ चुके हैं, गर्म क्षेत्र होता है। तो ये ब्राजील के बारे में। अगली बात करें, यहां पर एक जोरदार आपको चीज पढ़ना है। इधर जरा देखिए, इधर से हमने आपको बताया था, ये जो हम पूरा चल रहे हैं ये पूरा एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है? देखिए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पश्चिमी किनारे पर एंडीज पर्वत है। एंडीज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। एंडीज दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है? एंडीज। लगभग ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 7000 किलोमीटर में फैला है, इसलिए सबसे लंबा पर्वत है। दूसरी बात, इस एंडीज पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एकांकागुआ। कौन सी जगह है? आपको हमने बता दिया, एकांकागुआ चिली में है। कहां पर एकांकागुआ? हाँ, कहां पर बताया था? वेरी गुड। तो एकांकागुआ के बारे में हमने लिखा था कि एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एकांकागुआ। एकांकागुआ की हाइट भी बताई थी, 6962 मीटर हाइट। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बताएंगे? एकांकागुआ। साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बताएंगे? एकांकागुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है ये? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। देखिए, एंडीज पर्वत दिख गया आपको कॉर्नर पे। अब जरा ध्यान से देखें, मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा हूं। इधर देखिए, मैं पश्चिम से पूर्व में जा रहा हूं। तो क्या क्या देखने को मिलता है? बोर्ड पे देख सकते हो। जब साउथ अमेरिका में आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो पहले एंडीज के बड़े बड़े पॉइंट मिल जाएंगे आपको। फिर एक मिलेगी समतल भूमि या निम्न भूमि बोल सकते हो, लोअर लैंड है, ठीक है ना, नीचे। और फिर मिलेगा ऊपर पठार। ये पठार जरा देखिए, पहले ऊंचा मिलेगा, फिर प्लेन मिलेगा, नीचे निम्न भूमि, और उसके बाद फिर ऊंचा क्षेत्र मिलेगा। तो इसको जब इधर बांटोगे तो इस तरफ पर्वत है, इसके बाद ये बीच में क्या आ जाएंगे? मैदान आ जाएंगे। वो 3 मैदान होंगे जो नदियों ने बनाए हैं, वो समतल भूमि है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इस चित्र को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। इस चित्र को ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि पहले तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उसके बाद प्लेन। देखिए, पहले ऐसा होगा, फिर प्लेन होगा और फिर यहाँ पर उठ जाएगा। तो पहले माउंटेन, फिर प्लेन और फिर प्लेटू। क्लियर? यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर मैदान है और यहाँ पर पठार है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नदियां ऐसी हैं जो इन मैदान का निर्माण करेगी। 3 नदी ऐसी हैं जो यहाँ पर मैदान बनाएंगी जोरदार। देखिए, एक नदी ये जा रही है ओरिनिको। ओरिनिको नदी है वेनेजुएला में मुख्य रूप से। कौन सी नदी है? ओरिनिको। ओरिनिको की सहायक नदी है केरो। कौन सी नदी है? केरो पे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ये लिख लेना, एंजिल।
एंजिल वेनेजुएला में है। वेनेजुएला का जलप्रपात या वाटरफॉल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, जो कि ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी केरो पर बना है। तो लिख देते हैं, एक तो नदी बता दी आपने, एक सर ने बता दिया आपको ओरिनिको नदी। और दूसरी नदी, अब दूसरी नदी आएगी यहां पर अमेजन। कौन सी आएगी? ये अमेजन को मत भूलना, आप जानते हैं ये अमेजन मुख्य नदी है यहाँ की, ठीक है ना। अब अमेजन के बारे में जब पढ़ाएंगे तो इसकी सहायक नदी निग्रो, मदिरा, इनकी बात करेंगे। अभी नदी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 3 नदी एक के नीचे एक यहाँ पर मैदान बना रही है। और तीसरी नदी आएगी, ये रही पराग्वे, ये पराग्वे और पराना, ये लिखी पराग्वे और पराना, ये चली। ये देखिए यहाँ पर एक नदी का मैदान, दूसरी नदी का मैदान और तीसरी नदी के मैदान, 3 मैदान 3 नदियों से बनेंगे। तीनों मैदान याद रखेंगे। ओरिनिको नदी का मैदान है, कौन सी नदी का? ओरिनिको। फिर अमेजन नदी का मैदान है, कौन सी नदी का? और फिर जो तीसरी नदी आ रही बेटा, इसका नाम है, इसका नाम क्या? देखो यहाँ पर जो देश है ना पराग्वे, और यहाँ पर एक और लगाना पराना, पराग्वे और पराना, पराग्वे और पराना। पराग्वे और पराना 2 नदियों का मिलाकर एक मैदान बनता है, लाप्लाटा बोलते हैं उसको। अभी लिखवा देते हैं, अभी लिखवा देंगे। ये 3 मैदान हैं। अब इनमें आपको विशेष तौर पर पढ़ना है अमेजन का मैदान। ये जो अमेजन के मैदान है, इसकी क्या खास बात है? आपको मालूम है अमेजन के जंगल दुनिया के, पृथ्वी के लिए लंग्स कहलाते हैं, फेफड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने जंगल है। एनाकोंडा सांप आप जो सुनते हैं, वो यहीं आपको ज्यादा सांप की प्रजाति मिलती है, ठीक है ना। दुनिया के बड़े बड़े सांप, एनाकोंडा का जंगल, अमेजन नदी के जो जंगल है, आपने अमेजन की ऑनलाइन वो भी सुना है, अमेजन पे ऑर्डर करते हैं आप, ठीक है ना, इसी के नाम से बना अमेजन नदी है। अमेजन नदी की विशेष बात बता रहे हैं आपको। अभी अमेजन नदी नहीं पढ़ा रहे, नदियों में पढ़ेंगे। अमेजन नदी की विशेष बात बता देते हैं, सुन लीजिए। यहां से एक नदी निकल के जा रही है ऊपर की ओर, ये नील नदी है। कौन सी नदी है? आप एक बार देख लीजिए, ये नील नदी बना देते हैं आपके सामने। ये नील नदी जा रही, ये गई 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 और ये गई, ये जा रही पूरी की पूरी नील नदी। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मगर अमेजन जो है ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ाई की दृष्टि से और वाटर का जो इसका कैपेसिटी है, जल ग्रहण की क्षमता है, इनके अनुसार आप ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू विड्थ, चौड़ाई की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से या अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। कौन सी है? अमेजन। और अमेजन में जंगल बहुत सारे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो अमेजन का क्षेत्र है ये कहाँ आ रहा है, जरा नक्शे पे देखिए तो ये 0 डिग्री, ये रहा 0 डिग्री के आसपास का ये क्षेत्र है। और 0 डिग्री के आसपास हमने सब बता रखा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अप्रॉक्स 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण ये जो वर्षा होती है ये कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, संवहनीय वर्षा। और हमने बता दिया कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है ना। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर लगभग पानी, जब भी 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो आप बोलेंगे ज्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है। 200 सेंटीमीटर वर्षा का कारण यहाँ पर क्या होगा, एक तो संवहनीय वर्षा हुई, संवहनीय वर्षा खूब हुई तो यहाँ पर जंगल बहुत हुए, क्योंकि पेड़ पौधों को यहाँ पर टेम्परेचर भी प्रॉपर मिलता है, गर्मी भी, और उनको पानी भी मिलता है प्रॉपर, तो ये बहुत हरे भरे हो जाते हैं। और हरे भरे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं हमारे और आपके यहाँ भारत में जो मिलते हैं, जो हम ज्यादा देखते हैं पतझड़ वन, जो पत्तियां गिरा देते हैं मौसम के अनुसार। यहाँ पर ये वन जो है ये पत्तियां नहीं गिराते, साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वनस्पति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दुनिया के सदाबहार वन है जो पत्तियां नहीं गिराते। इसलिए ये क्या करते हैं, ये हमारी पृथ्वी में जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, उस ऑक्सीजन के लेवल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका होता है। एनवायरमेंट में जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एनवायरमेंटल देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजन के जंगल। क्योंकि ये जो अमेजन के जंगल है ये इसी कारण है ना, वातावरण में ये ऑक्सीजन और बाकी चीजों की पूर्ति करते हैं, इसी कारण इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। मगर एक विशेष बात बता रहा हूं कि इन जंगल बहुत सारे हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं, बट यदि इन पेड़ों को आपने काट दिया और ये पेड़ कट गए
तो ये पेड़ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी नहीं है, यहाँ की जो पारिस्थितिकीय कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो पेड़ हैं वो तो अच्छे चल रहे हैं, मगर आपने जड़ से उड़ाया और दूसरा लगाया तो दूसरा लगाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। और जो मैंने अभी आपको बात बताई है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेजन के जंगलों को काट दिया जाए तो वो पुनः समायोजित नहीं होंगे, उसका कारण लिखें। तो उसका कारण था वहां की उर्वरक क्षमता का ना होना या कम उर्वरक क्षमता वाली सॉइल का होना। मतलब इस लंग्स ऑफ द अर्थ को इसको बचाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्टर्ब होगा तो रिसाइकल में जल्दी नहीं हो पाएगा पुनर्संयोजित। तो ये लिख दिया मैंने अमेजन के जंगल के बारे में। अमेजन के जंगल में यहाँ पर वर्षा कौन सी बताई मैंने, संवहनीय, और यहाँ पर वन कौन सा बताया, सदाबहार। कौन सा वन? अब यहाँ पर सदाबहार वनों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सदाबहार जो वन रहेंगे, घने जंगल रहेंगे, इनको आप सेलवास कहेंगे। क्या कहेंगे? से आधल वास। ये पूछेगा सेलवास क्या है, तो बता देंगे अमेजन के घने जंगलों को वहां को सेलवास बोला जाता है, ये सेलवास बता देंगे। दूसरी बात, अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, यहाँ पर आप कोई बोलेंगे कि सर यहाँ पर रेनफॉल तो अच्छी हो रही है, बारिश अच्छी हो रही है बेटा, है ना, टेम्परेचर भी ज्यादा है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें एग्रीकल्चर के लायक लैंड नहीं है, कृषि के लायक। आगे देखिए वालसा के अलावा एक यहाँ पर जो भी मैंने वन बताए हैं, इन वनों को आप एनवायरमेंट की क्लास में देखेंगे। सदाबहार वन में महोगनी आता है, ठीक है ना, और आपका सिनकोना आता है, ऐसी कार्नोबा आता है, ऐसी कई लकड़ियां होती। तो आपको याद रखना है वालसा सबसे हल्की लकड़ी है, और सिनकोना भी यहां पर मिलता है, सिनकोना। और क्वेश्चन आएगा सिनकोना का जो पेड़ है उसी की छाल से मलेरिया की दवाई कुनैन बनाई जाती है। तो याद रखना मलेरिया की दवाई काय से बनती है, सिनकोना की छाल से। लिख दिया सिनकोना भी यहां पर मिलेगा। एक और मिलता कार्नोबा भी यहां पर मिलता है, ये लिख दिया कार्नोबा से मोम निकाला जाता है, मोम समझते हैं आप, मोमबत्ती वाला। तो ये कार्नोबा से मोम निकाला जाता है, वो भी यहां मिलेगा। सिनकोना से मलेरिया की दवाई मिलती है, वो भी यहां मिलेगा। वालसा दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी, ये भी यहां मिलेगा। सेलवास यहाँ के जंगलों को बोला जाता है। अब ये सब मैंने बता दिया ब्राजील के जंगल के बारे में और ब्राजील के कॉफी के बारे में। एक चीज और याद रखेंगे, एक चीज, जंगली रबड़ या रबड़ भी बोले आप, रबड़ का जन्म स्थान है। दो चीजों में नाम चलेगा इसका, एक तो कॉफी में और एक रबड़ में, कॉफी में और रबड़ में। वो पूछेगा रबड़ का उत्पत्ति स्थल भी बता दो, कहां पे उत्पत्ति हुई, तो भी यही बोलेंगे अमेजन बेसिन में रबड़ भी हुआ है। और कॉफी के लिए मैंने बता दिया फजेंडा सेंटोस याद रखना है, साओ पालो याद रखना है, और जंगली रबड़ के लिए भी ये अमेजन बेसिन वाला याद रखना है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ये कौन सी नदी का बेसिन पढ़ा रहा हूं मैं, अमेजोन का पढ़ा रहा हूं। किसका पढ़ा रहा हूं, अमेजन को। अब ऊपर चलिए, ऊपर मैंने एक नदी बताई है ओरिनिको। कौन सी नदी बताइए, ये देखो ओरिनिको नदी में आपको इतना याद रखना है, मैंने आपको बता दिया ओरिनिको नदी की सहायक नदी केरो। कौन सी है, केरो नदी पर ही क्या है, एंजिल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल, एंजिल। कौन सा वाटरफॉल, अब ध्यान रखेंगे। अब ओरिनिको नदी में भी दो क्षेत्र को याद रखना है, दो आपको मैदान मिलेंगे। देखिए कौन कौन से मैदान मिलेंगे, एक को बोलेंगे लानोस। क्या बोलेंगे, लानोस। वो पूछेगा लानोस मैदान कहां मिलेगा, लानोस, तो आप बोलेंगे ओरिनिको के आसपास, ये जो वेनेजुएला, तो लिख लीजिए लानोस। लानोस जो है ये भी घास के मैदान है बेटा, क्या है, ये घास भूमि है। यहाँ पर कई घास भूमि आएंगी, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लानोस यहाँ वेनेजुएला की भूमि है, और ये जो गुयाना का क्षेत्र है यहाँ पर मिलेगा कैंपोस। लानोस और कैंपोस पूछा जाता है कहाँ की घास भूमियां हैं, लानोस एंड कैंपोस ये ओरिनिको नदी के मैदान में पाए जाने वाले घास के क्षेत्र हैं। इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बताऊं, लानोस और कैंपोस यहां पर बताया, बोर्ड पे देखिए लानोस और कैंपोस ऊपर गया, सेकंड वाले में गया सेलवास। कौन सा गया, सेलवास। अब नीचे जा रहा हूं बेटा, नीचे देखिए, नीचे जाके आपको मैंने बताया ये नदी यहां पर मैंने बताई पराग्वे और पराना। यहाँ पराग्वे और पराना नदी तीसरा मैदान बनाएगी।
ठीक है ना। इस ये जो तीसरा मैदान बन रहा है, यहीं पर अर्जेंटीना में घास का मैदान, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। पंपास कौन सा? अर्जेंटीना में है घास का मैदान। पंपास कहाँ है? वो पूछेगा सेल्वास कहाँ की लकड़ी है, तो ब्राजील की। लानोस कहाँ की है, तो वेनेजुएला की। और उसके बाद पंपास कहाँ का है, तो पंपास अर्जेंटीना का है। और पंपास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देना। पंपास एक शीतोष्ण घास का मैदान है, टेम्परेट, जो कि दुनिया में गेहूं के लिए फेमस है। गेहूं प्रोडक्शन के लिए पंपास फेमस है। गेहूं प्रोडक्शन के लिए अर्जेंटीना का पंपास है। अब यहां का एक क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी 2016-17 का क्वेश्चन सुनेंगे। एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया था और सिर्फ इतना लिखा हुआ था, अल्फा अल्फा क्या है। ऐसा क्वेश्चन आया था, अल्फा अल्फा क्या है? एक जनजाति है, एक डांस है। उत्तर आता है घास का नाम है। देखिए इसी पंपास में, अर्जेंटीना के पंपास में क्या क्या बता रहा हूं। पंपास में गेहूं उत्पादन दुनिया में फेमस है। ऐसा ही अमेरिका में एक मैदान है, प्रेयरीज। कौन सा बेटा? ये प्रेयरीज। जिस प्रकार वहां पर प्रेयरीज है, उस प्रकार अर्जेंटीना में पंपास है ना। समशीतोष्ण घास का मैदान है ना, टेम्परेट वाला। और जो गेहूं प्रोडक्शन के लिए प्रेयरीज भी जाना जाता है, और गेहूं प्रोडक्शन के लिए पंपास भी जाना जाता है। और इस पंपास को आप बोलेंगे अर्जेंटीना का हृदय, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। हार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी किसे बोलते हैं? पंपास को ही बोलते हैं, याद रखेंगे। और इसी पंपास के क्षेत्र में अल्फा अल्फा, क्या नाम बोल रहा हूं? अल्फा अल्फा नाम की घास मिलेगी। अल्फा अल्फा नाम की एक घास है, ग्रास एरिया है। और ये घास में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। पोषक तत्व अच्छे होते हैं, इसीलिए पशु जो होते हैं, गोवंशीय गाय भैंस, ये पशु इसको बहुत खाना पसंद करते हैं। और याद रखेंगे ये पोषक तत्वों से भरपूर घास है। क्या है नाम इसका? अल्फा अल्फा पंपास के मैदान की घास है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ चुका कि अल्फा अल्फा क्या है, तो आपको बताना पंपास। तो याद रहेगा, ऊपर लानोस और कैंपोस, फिर सेल्वास और फिर पंपास। यहां पर ये जो बता रहे हैं पराग्वे और पराना नदी, ध्यान देना। पराग्वे और पराना का जो तीसरा मैदान बता रहे हैं, पराग्वे और पराना नदी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है, दोनों का ज्वाइंट। जब दोनों नदियां पास में मिल जाती है, ला प्लाटा बेसिन कहलाता है। लिख देते हैं ला प्लाटा, ला आधा प लाटा। ला प्लाटा से आप क्या समझते हैं? तो आप बोल देंगे पराग्वे नदी और कौन सी नदी? पराना नदी। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ला प्लाटा। और ला प्लाटा ही क्षेत्र में नीचे क्या पड़ेगा? पंपास। क्या पड़ जाएगा? पंपास। याद रखेंगे। तो ये पंपास का मैदान अर्जेंटीना पूछेगा। चलिए और नीचे जाएंगे, अर्जेंटीना में हमने आपको बताया था पेंटागोनिया मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना। पेंटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना। और ऊपर जाएंगे, ये पड़ोस में जाइए, ये आ गया चिली। चिली में हमने आपको एक चीज बताई थी, चिली में बताया था आटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा। देखते जाओ, आटाकामा, ये कहां पर है? आटाकामा चिली में है। ध्यान देना, यहां पर मैं बोल रहा हूं अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल बोल रहा हूं, डेजर्ट। और यहां पर बोल रहा हूं आटाकामा चिली में है। चिली की विशेषता क्या है? चिली की विशेषता है, चिली में दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रेट उत्पादित होता है, और चिली में तांबा बहुत होता है। इसीलिए दुनिया की कॉपर कैपिटल, दुनिया की तांबा, लिख देते हैं तांबा राजधानी पूरी दुनिया में। तांबा राजधानी किसे कहा जाता है? चिली को। चिली को क्या कहा जाता है? तांबा राजधानी, है ना। कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर। तांबा राजधानी। और तांबे के लिए चुक्की माता पठार है वहां पर। तांबे के लिए चुक्की माता पठार चिली का है, जो तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तांबे। ये लिख दिया मैंने चिली के बारे में। इसके बाद कल बताया था, कौन बताएगा? ये पेरू और बोलीविया, इनकी बॉर्डर पर एक झील है, टीटीकाका। कौन सी है? टीटीकाका के बारे में बता चुके हैं झील वाले लेक्चर में। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी है? टीटीकाका। ये हो गई टीटीकाका, लिख देते हैं टीटीकाका भी सर ने बता दी। आटाकामा मरुस्थल चीन में बता दिया, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। और चलिए आगे, और चलिए ये पेरू, ये यहां देखिए, आपको याद होगा कोटोपेक्सी, किसी को याद है? कोटोपेक्सी क्या बताया था? दुनिया में
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वॉल्केनो, दुनिया का सबसे हाइट पर सिचुएटेड एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी कहां मिला था? कोटोपेक्सी, इक्वेडोर में। कोटोपेक्सी कहां मिला था? इक्वेडोर। तो यहाँ कोटोपेक्सी भी आपको बता दिया, कोटोपेक्सी। और चिम्बाराजो किसी ने सुना है? मैंने बताया था चिम्बाराजो भी एक वॉल्केनो माउंटेन है, कहां पर मिलेगा? इक्वेडोर। यहीं पर कोटोपेक्सी भी मिलेगा, यहीं पर क्या मिलेगा? चिम्बाराजो, चिम्बाराजो मिलेगा। और मैंने बता दिया था एंडीज का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है? एकांकागुआ। क्या याद रखेंगे? एकांकागुआ। तो ये हो गया कोटोपेक्सी, ये हो गया चिम्बाराजो, ये हो गया लाप्लाटा। लाप्लाटा में ये टिटिका का सबसे ऊंची झील। और आपको बता दिया विश्व में सबसे चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन, अमेजन बेसिन याद रखेंगे। और ये सारा आपका हो गया सामान्य प्री के हिसाब से, इतना याद करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कल बात करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी।